तो बच्चों, आप लोगों के क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम जो है वो आने वाले हैं। आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने मैथ्स के लिए एक वीडियो बनाया था कि आपको मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैं मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए अगर कोई दूसरी फैकल्टी अवेलेबल होगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या डूज है क्या डोंट्स है, ताकि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो और कम से कम ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपका पेपर आपको आते हुए भी छूट जाए। ठीक है, पेपर लेंदी होता है उनके लिए जो प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं। आपको कुछ चीज़ों को स्मार्टली प्ले करना है, रीडिंग सेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो तुम कर सकते हो वो, और कुछ कॉमन स्मार्ट मूव्स जो आप दिखा सकते हो वो, दोनों की मैं बात करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम पेपर, स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग इंग्लिश पेपर, हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि सर किस ऑर्डर में पेपर को हम अटेम्प्ट करें। तो सर सबसे पहले आप राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद राइटिंग और ग्रामर, क्योंकि आपकी कंबाइंड है इसीलिए, उसके बाद आएगा लिटरेचर, और फिर आएगी आपकी रीडिंग सेक्शन की बारी। क्यों बच्चों? क्योंकि राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं होती है। आपको रटा हुआ कुछ स्पेल आउट नहीं करना होता है, आपको जो चीज़ है वो ऑन द स्पॉट ही सोचनी पड़ती है, राइट। आपको सिर्फ फॉर्मेट्स याद करके जाने होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि 50 से 55 मिनट के अंदर ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाए। 1 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। थंब रूल क्या है, मार्क्स और कितने मिनट लगाने हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। मैंने मैथ्स वाले पेपर में भी ये बात बोली थी, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। उसके बाद लिटरेचर अटेम्प्ट करना है, ये भी सेम है, 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्लाइटली आपको हो सकता है 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है लिटरेचर वाला पोर्शन। लेकिन आपको लास्ट में क्या करना है, रीडिंग सेक्शन, ये थंब रूल बना लो। रीडिंग को पहले अटेम्प्ट करोगे पेपर छूट जाएगा, बहुत टाइम लगता है रीडिंग सेक्शन के अंदर। ठीक है, उन बच्चों को स्पेशली जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या फिर उन्हें पढ़ने में कम टाइम लगता है, इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में जो पैसेजेस हैं वो बहुत आउट आते हैं और वो बहुत अजीब से भी होते हैं कई बार। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो वो पढ़ना और भी मुश्किल होता है। इसको लास्ट में रखना है। क्लास 12 की इंग्लिश वाले वीडियो में भी मैं यही बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि वहां पर भी ये चीज़ सेम है। ग्रामर सेक्शन नहीं होता, सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और आपका लिटरेचर होता है। तो वहां भी राइटिंग पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर लिटरेचर, उसके बाद रीडिंग। ठीक है, लास्ट में इसको करना है। ये तो आपका हो गया ऑर्डर की बात कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, आप लोग इररिलेवेंट बातें लिख के आते हो और आप लोग सोचते हो कि सर इससे हमारा जो है नंबर मिल जाएंगे अगर हम वर्ड लिमिट से ज्यादा लिख देंगे। बच्चों, वर्ड लिमिट लगाने का एक रूल है, एक लॉजिक है। वो चाहते हैं कि इतने शब्दों में, कम से कम शब्दों में क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट लिखेंगे। बी ऑन पॉइंट एंड राइट रेलिवेंट थिंग्स। आप रेलिवेंट चीजें लिखोगे, पॉइंट पे रहोगे, तो आप ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे। ये वही वाली बात है, सब्जी इतनी सी अवेलेबल है, जबरदस्ती मिर्ची मसाला पानी डाल डाल के उसको बढ़ाओगे तो कोई सेंस नहीं बनने वाला है। ना वो सब्जी स्वाद लगेगी, ना वो चीज़ दिखने में सुंदर लगेगी। तो आपका लंबे लंबे पैराग्राफ, जहाँ 30 या 40 शब्दों में आंसर देना, आप 60-70 शब्द लेके चले जाते हो, फोकट की बातें लिखे जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है 40 शब्दों में, तो 40 में हो सकता है +-10% चलता है। +-40 शब्दों का आप 30 कर सकते हो, 35 कर सकते हो, 40 का 45-50 तक भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा आगे ना लेके जाए, कचरा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। तो रेलिवेंट बातें लिखनी है, क्रिस्प और रेलिवेंट लिखोगे तो वैसे ही वर्ड लिमिट पे आप बैठे रहोगे, वर्ड लिमिट से आगे नहीं निकलना। वर्ड लिमिट का ध्यान अच्छा अपने को एक जगह और रखना है, राइटिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर लेटर्स लिखते समय कई बार आप बह ही जाते हो बिल्कुल फ्लो में, कई बार बच्चों को याद ही नहीं आ रहा होता एक ही लाइन को जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी। भाई लेटर 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है ना, पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है मेन कंटेंट, फिर लास्ट में होता है एक्सपेक्टेशंस या फिर कंक्लूजन। आप तीनों में सेम बातें लिख रहे हो, है ना। हमारे गली में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड ढंग से नहीं बना है, ये प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को एलोबरेट करना होता है डिटेल में कि भाई हमने यहाँ बात करी, ये संस्था यहाँ पर आई, इन्होंने काम चलाया, लेकिन आप सेम बातें जो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में लिखी उसमें मिर्ची मसाला डाल के आप उसको कहाँ लिख रहे होते हो, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, जो कि उसको बहुत ज़्यादा अगली बना देता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, नंबर कटेंगे। ठीक है, तो रेलिवेंट बातें लिखेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वही थंब रूल है जो मैंने आपको मैथमेटिक्स में भी दिया था। मैथ्स के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो इंटू 2 कर लो, जितने भी मार्क्स का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना ही मैक्सिमम टाइम आपको अलॉट करना है किस चीज के अंदर, उसको सॉल्व करने में। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, इसी हिसाब से चलोगे तो 80 नंबर का पेपर 160 मिनट में हो जाना चाहिए, 20 मिनट स्पेयर बचने चाहिए। अगर इसके ऊपर टाइम लग रहा है, पेपर छूटेगा निश्चिंत, क्योंकि बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस नए होंगे जो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस काट के दोबारा भी करोगे, रीट्राई मारोगे 2-3 बार,
तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम चाहिए, और 3 घंटे कभी पूरे नहीं मिलते भाई साहब। तुम्हारे बीच में वो दस्तखत आ जाएंगे, है ना, वो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आ जाएंगे, भैया इतना रूम नंबर, फलाना ठिकाना, सेंटर, रोल नंबर, शीट का नंबर, जाने क्या क्या लिखवाएंगे। एग्जामिनर भी कई बार ऐसा होता है, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार हो सकता है आपकी बेंच हिलती हुई मिल जाए, ऐसी सिचुएशन में आप बेंच पे बैठते ही अपने इन्विजिलेटर के पास जाओ कि भैया हमारी सीट चेंज करवाई जाए, अन्यथा हम एग्जाम देने के लिए समर्थ नहीं होंगे, ठीक है। पूरा फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए, तो 3 घंटे कभी पूरे नहीं मिलते, इसलिए थंब रूल फॉलो करना है। इससे आपको याद रहेगा कि आप ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हो किसी क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हो तो सेंस नहीं है करने का, सीधी सी बात है। घड़ी लेके जाना, अगर अलाउड नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी होनी चाहिए, उसको देखते रहना, उसी के हिसाब से अपना काम करना। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने आपको मैथ्स के पेपर में भी कही थी, यहाँ पर भी कह रहा हूँ, कटिंग और ओवर राइटिंग मत करना। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग क्या करते हो, लोग थोड़ा सा और ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं कि लिखते लिखते सर हमने ऐसा लिखा, अब मान लो ये शब्द कट गया तो सर मैं तो बस स्ट्रेट लाइन से काट रही हूँ, मैं थोड़ा ऐसे थोड़ी कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे थोड़ी काट रही हूँ। अरे तो भाई कटिंग कटिंग होती है। अब तुम बताओ 40 शब्दों के आंसर में तुमने 3-4 जगह वर्ड काट रखे ऐसे ऐसे ऐसे, तुम खुद बताओ कितने, यहाँ तो मैंने शब्द लिख भी नहीं रखे फिर भी कितना अगली लग रहा है, देखो आप। तो यार कॉपी चेक करने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी सोचो, तुमने अगर बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया, तुम्हारा आंसर कचरे के बाद बैठ गया कि यही लिखना है, काट के दोबारा फेयर तरीके से लिख लो। अब तो बैठ गया ना आंसर, लिख लो, ऐसा मत छोड़ के आना, नंबर कटते हैं। तुमको सोचो ना, तुम्हें टी शर्ट उसमें चीथड़े लगे हुए हैं बहुत सारे ना, एक बिल्कुल मैंने पैच लगा रखे हूँ हर जगह पर, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। खैर आजकल तो लग रहा है बच्चों को, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ठीक है, ओवर राइटिंग मत करना, कचरा मत करना, वरना नंबर कटेंगे। पेपर को क्लीन रखो। तुम्हारी राइटिंग गंदी है, मेरी भी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइन से हटा के लिखो कम से कम। आपके शब्द की स्टार्टिंग तो लाइन से होनी चाहिए, लाइन के ऊपर हवा में शब्द जा रहे होते हैं, वो काम नहीं करना है। समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, आप समझा रहे हो, समझ में तो आना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूज करेक्ट फॉर्मेट्स एंड सैल्यूटेशंस। सर इसके बारे में बात करता हूं पहले। फॉर्मेट कहने का मतलब, जैसे मान लो नोटिस आया, तो नोटिस में बच्चे ऐसा लिख के आ रहे होते हैं, गलत। नोटिस हमेशा कैपिटल में आएगा, ऑल कैपिटल। फॉर्मेट्स में सिर्फ यही मत रटा करो क्या है, डेट लिखने का तरीका गलत होता है, बच्चे लिख रहे आ रहे हैं 26 मई वगैरह वगैरह, आप लिख सकते हो, जबकि डेट ऐसी अलाउड है आपको 26, सीधा लिखो ना 05/2023, 26 मई लिखना है तो अपने को, ठीक है। तो डेट में क्या ऑर्डर चलता है, तो ये चल सकता है 26 मई, 2023, ये भी चलता है, ये भी एक एक्सेप्टेड आपका ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मेट्स, इनको भी फॉर्मेट की कैटेगरी में डाला करो भाई। किसके बाद क्या था उधर रट के चल जाते हो तुम। और सबसे बड़ी बात, रट लिया, ये सॉल्यूशन आएगा स्टार्टिंग में, डियर सर या योर्स वगैरह, भाई ढंग से तो पढ़ के जाओ। बंदे प्रिंसिपल को लेटर लिख के लिखना है, योर्स लविंगली, गजब। लेटर टू द एडिटर, मैंने टेस्ट कॉपी चेक करी है, मेरे को पता है, एडिटर को लेटर लिखवाया, योर्स लविंगली। भाई फ्रेंड है क्या वो तेरा, कौन है वो? योर्स ट्रूली ओबीडियंटली फेथफुली, कुछ तो लिखता। सैल्यूटेशन याद ही नहीं है सर हमें, कैसे लिखे? तो भैया ऑक्सफोर्ड की किताबें आती है, गोल्डन गाइड 12th की आती है, मुझे नहीं पता 10th की आती है क्या, ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, अरिहंत की भी आती है, शायद ओसवाल की भी आती है, देख लेना। सैल्यूटेशंस की लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, कि किसके लिए क्या लगाना है, दोस्त के लिए क्या लगाना है, फॉर्मल लेटर्स में क्या लगाने होते हैं। कचरा मत करके आया करो यहाँ पर, ठीक है ना। डियर सर मान लिया, अगर आप उस तरीके से हो, वरना सिंपल सर लिखो। बहुत ज्यादा ऑफिशियल हो, सिंपल सर होता है, डियर क्या होता है ना, हर जगह डियर लगाना भी जरूरी नहीं होता। तो आप समझें कि कौन है वो, किसी कंपनी का मालिक है, आपका बॉस है, अगर आपकी उससे अच्छे बनती है, आप डियर सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चीजों को समझें, ये पढ़ के आगे जाना, ठीक है। दूसरी बात, क्लोज द नोटिस बॉक्स विद द पेंसिल। इसके लिए तो टेस्ट में मैंने बहुत नंबर उड़ाए, 4 नंबर में देता हूँ मैं नोटिस का क्वेश्चन, 1 नंबर में इसी चीज का उड़ा लेता हूँ। भाई मैंने तो ध्यान रखो, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन मतलब शादी का कार्ड या किसी इवेंट का कार्ड, तुम्हारे एनुअल फंक्शन का इन्विटेशन कार्ड आता है ना पेरेंट्स के लिए, वैसा ये तीनों के तीनों बॉक्स में बदले जाते हैं। तो पहले तो ध्यान रखो बॉक्स में क्या बनता है। बॉक्स कैसे बनाओगे, सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए आप ये करोगे, तीसरी लाइन नहीं आएगी, फिर यहां से आप कैपिटल में लिखोगे नोटिस, यहां पर आती है डेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका टॉपिक और बाकी का जो भी कंटेंट आपको लिखना है। लास्ट में जब आप अपने लिखोगे कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 50 वर्ड्स लिमिट होती है इसकी, 50 से 60 वर्ड्स, कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइंड, अंडरसाइंड में तुम्हारा नाम, तुम्हारी डेजिग्नेशन, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद क्लोज होगा बॉक्स। ध्यान रखना, यहां पर भी एक काम कर सकते हो आप, यहां कंपलसरी नहीं है पर यहां है, खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर बॉक्स को क्लोज करके आना। पेंसिल से क्लोज होगा भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूं पेंसिल से करना। जॉन विक बन जाओ भले से, लेकिन पेंसिल यूज करो, ठीक है। एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना चाहो अलाउड है, जहां लाइन छोड़नी है
वहां नहीं छोड़ोगे तो पक्का नंबर कटेंगे, जहां नहीं छोड़नी वहां छोड़ दोगे तो हो सकता है ना कटे। तो यहाँ आप लाइन छोड़ के लिखते तो वो बल्कि क्लीन ही लगेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ तो लाइन छोड़ना कंपलसरी है। क्लियर हो गई बात। नोटिस के बाद डेट है, मान लो तो मैंने फॉर्मेट याद रखने का भी लॉजिक बनाओ। लॉजिक क्या होगा, कोई भी नोटिस देखते दिमाग में तुम सबसे पहले क्या पढ़ोगे, नोटिस में मान लो अर्जेंट लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप देखोगे डेट। चाहे नोटिस में टॉपिक अर्जेंट हो, वेरी अर्जेंट, पर आप सबसे पहले डेट देखोगे ना। मान लो 1 साल पुराना नोटिस है तो वो वेरी अर्जेंट हो गया 1 साल पहले, तुम आगे पढ़ोगे ही नहीं। इसलिए नोटिस के 10 बार डेट आती है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर पेपर में भूल जाते हो तो नोटिस देखते ही सबसे पहले आप डेट पढ़ोगे, भाई किस दिन जारी हुआ था नोटिस, कितनी तारीख का नोटिस है, अभी रिसेंट है 5-7 दिन महीने भर पुराना तो पढ़ लोगे। तुमने कहा 6 महीने पुराना नोटिस है, तुम देखोगे नहीं कि क्या लिखा हुआ है ना, क्योंकि नोटिस हमेशा अर्जेंट चीजों के लिए लगाए जाते हैं। 6 महीने बाद कोई इवेंट होने वाला होता है, उसके लिए प्रॉपर इन्विटेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना। तो ऐसे फॉर्मेट बनाने के लॉजिक बनाओ खुद की कि तुम सबसे पहले किसी चीज में क्या पढ़ते हो। अखबार देखते सबसे पहले डेट देखते हो, अरे 1.5 साल पुराना अखबार है कौन पढ़ेगा, और उसमें क्या ही दे रखा हो, तुम्हें मतलब ही नहीं उस चीज से, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं करी। आगे बात समझ में। तो ये एक प्रो टिप है कि आपको फॉर्मेट से याद रखने का भी एक तरीका होता है। हाँ, ये उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, किससे, स्टिक टू द वर्ड लिमिट वाले से। बहुत सारे बच्चे क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, यूट्यूब से, अच्छी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप वहां से कोई शब्द उठा रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोटेशंस में से आपने शब्द उठाया, बट बच्चों आप यूज नहीं उठाते उसका, आप फैंसी वर्ड्स, वोकैबुलरी अपनी वाइड करने के लिए उठाते हो। ये बहुत अच्छी बात मानता हूं मैं। आज सोशल मीडिया अगर आप ढंग से यूज करो, आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है वो पैच लगी हुई वाली इंग्लिश होती है ना। बट लोग मतलब 1-2 शब्द फेंक देते हैं एक स्टेटमेंट में, उन्हें पता ही नहीं होता यूज क्या है। जैसे एक बताता हूँ, सिंपल वर्ड देता हूँ, पार्शल। आप पक्षपात कर रहे हो सर, आप तो उसकी तरफ बोल रहे हो, उसका मतलब होता है यू आर बीइंग पार्शल टूवर्ड्स हिम। पार्शल टू के साथ चलता है, टूवर्ड्स डायरेक्शनल वर्ड है ना। वैसे ही शब्द उठाओ तो यूज भी उठाओ, वरना अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना यूज, कि तुम उसका प्रोनाउन, तुम उसका क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हो, तुम उसका कि वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा, सेकंड थर्ड, वो नहीं जानते हो, तो भाई मत यूज करो। एक क्लियर और क्रिस्प लैंग्वेज यूज करो, ताकि तुम वर्ड लिमिट के अंदर अपना पॉइंट समझा पाओ। मैं नहीं मांग रहा तुमसे फैंसी वर्ड्स, कोई नहीं मांग रहा, एक क्रिस्प और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है, ताकि आप एक वर्ड लिमिट के अंदर अपना जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर पाए। आई होप यहाँ तक अपने को कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, रेलेवेंट बातें लिखो, स्टिक टू द पॉइंट, कचरा नहीं करना है अपने को। एक इंपॉर्टेंट चीज, पंक्चुएशन मार्क्स। भाई अपन कॉमा को तो ऐसा खाते हैं, फुल स्टॉप तो फिर भी तुम लगा लेते हो सही जगह पर, कॉमा को तो अपन ऐसा खा जाते हैं भाई साहब जैसे बहुत ज्यादा भूख लग रही हो। यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जहां जरूरत है वहां तो लिखो। कॉमा कहां लगाना पड़ता है, जहां थोड़ा सा शब्द बोलने के बाद रुकना पड़े, एक छोटा सा पॉज लेना पड़े, फिर आपको कंटिन्यू करना हो। ठीक है, देयरफॉर कॉमा, वी कैन से दैट, कॉमा लगता है उसके बाद नेचुरली दिख रहा है हैंस, कॉमा हैंस, तो बच्चों अब रुकाना मैं 1 मिनट के लिए, फुल स्टॉप तो नहीं था यहाँ पर, वहाँ कॉमा लगेगा। फुल स्टॉप के बाद भी एक दिक्कत है, फुल स्टॉप लगाने के बाद बंदे लोअर केस में काम चला रहे हैं। अरे फुल स्टॉप के बाद पहले शब्द का पहला लेटर, पहला अल्फाबेट जो होता है वो तो कैपिटल आता है ना, इतना तो ध्यान रखो यार, ये गलतियां करोगे। अब क्या टीचर 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं काटेगा, वो भी सोच लेता है इतना कि यार इसका क्या ही नंबर काटे, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 3-4 गलतियां मिल गई, 1 नंबर जाएगा सीधा। उसके पास बजट है ना काटने के लिए, सीधी सी बात है सीधी। भाई तुम कोई 20 रुपए की चीज ले रहे हो, उसमें क्या ही कम कराओगे, 20 रुपए की कचौरी के 18 थोड़ी कराते हो, है कि नहीं सर। हम तो 500 रुपए के पिज्जा को भी कम नहीं कराते, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, पर कोई बड़ी महंगी चीज है तो वहां गुंजाइश होती है कुछ कम ज्यादा करने की, आप बोल देते हो। 5 रुपए की चीज में तो आपको भी शर्म आ जाएगी। तो समझो जहां ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होंगे वहां ये चीज रेलिवेंट होती है, वहां नंबर कटते हैं। समझो छोटे क्वेश्चन तो बेनिफिशियल है, वहां तो दिक्कत ही नहीं आती, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद सर, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि रीडिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। भाई साहब कोई भी पैसेज को करने से पहले, पढ़ने से पहले क्वेश्चंस देख लो, यही लिखा हुआ है। तुमने कहा सर कैसी बातें करो, बिना पढ़े क्वेश्चंस देख लो। मैंने कहा एग्जैक्टली, बिफोर रीडिंग इट लेट मी गिव यू अ क्रिस्प एग्जांपल। मैं आपको महाराणा प्रताप जी की जीवनी सुनाता हूँ, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जी ने जो भी अपने जीवन में किया, मैंने आपको पूरा एक समरी दे दी 3-4 मिनट की। उन्होंने कौन से युद्ध लड़े, चेतक उनका घोड़ा था, ठीक है, उदयपुर की स्थापना करी, ठीक है, जो भी था। तो आपने कहा कि सर ठीक है कहानी सुन ली, अब आपको मेजर इवेंट्स याद है कि हल्दी घाटी में वो जीते थे, या फिर है ना उनके घोड़े का नाम चेतक था, इतना उनका भाला था, उनके इतने भाई थे, सुकुमार शक्ति सिंह जी उसके छोटे भाई थे, है ना। तो आपने कहा कि सर ये सब चीजें आपने पढ़ ली, तो अब अगर मैं उनकी जीवनी के ऊपर आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या आप जवाब दे पाओगे। मैंने अब ये पूछ लिया कि बताओ कौन सी सदी में या कौन से ईयर में उदयपुर की स्थापना उन्होंने करी। आपने कहा इतना डिटेल में तो नहीं सुना था हमें।
तो मैं उम्मीद नहीं थी ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं। जीके बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कहा कि बताओ उनके जो भाला था वो कितने किलो का था, मैंने बताया था, आपने सुना ही नहीं हो। आपको मेजर इवेंट याद है कौन से युद्ध में वो जीते थे, उनके ब्रदर का नाम क्या था, है ना, माँ का नाम क्या था, पिताजी उदय सिंह जी थे, है ना, तो आपको ये सारी चीजें पता है। लेकिन आपने मेजर क्वेश्चन जो थे जो मैंने आपसे पूछे वो पता ही नहीं थे। अब सोचो उल्टा सिनेरियो, मैं कहानी सुनाने से पहले तुमसे बोलता कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तब तुम कहानी सुनते समय उसको नोट भी करते हो, इन बातों को ध्यान भी रखते हैं। तो बच्चों आपको जब पता होता है ना कि क्वेश्चन, हम क्यों कहते हैं सैंपल पेपर लगाओ, PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर्स लगाओ, हम क्यों पीछे पड़ते हैं, मैं नहीं सारे टीचर पीछे पड़ते हैं, मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ। हम क्यों कहते हैं कि पुराने पेपर को उठा के देखो, कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले भी उसका एग्जिस्टिंग पेपर देखो, अपना लेवल जांचो कहां पर खड़े हो, क्योंकि आपको पता होता है ना क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो आप पढ़ाई उसी के अनुसार करते हो। नॉलेज के लिए पढ़ना, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो सिंपल, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बच्चों नहीं निकाल सकते हो, सॉरी टू से, क्योंकि बच्चों वहां पर पूछने का नजरिया अलग होता है। आप नॉलेज के लिए पढ़ के मेरे को डिटेल में आता है, अब जेई मेंस मांग रहा है 30 सेकंड में सवाल करना है, 1 मिनट में सवाल करना, तुम कह रहे हो डिटेल लिख के आऊंगा, कर लो पास, नॉलेज है ना तुम्हें। एक नेचर अलग अलग होता है एग्जाम का। इसका नेचर क्या है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, स्मार्टली प्ले करो, बिफोर रीडिंग द पैसेज टेक अ लुक ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड, प्ले स्मार्टली। आपने पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं कि सर क्या दिया हुआ है, जल्दी से 1 या 1.5 मिनट में तो आपको क्वेश्चन सही समझ में आ जाएगा, पैसेज किस बारे में है, क्या टॉपिक है। फिर पैसेज को पढ़ोगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अरे ये बात तो वहां पर उसने पूछी थी। कुछ क्वेश्चन 1-2 ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे, वो आपको बना के लिखने पड़ते हैं, जैसे व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। अब वो इंटेंट खुद थोड़ी बताएगा, तो मत लिखना पड़ेगा कि भाई वो पॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पॉल्यूशन प्रैक्टिकली पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हो सकता, बैलेंस हो सकता है, ये सही अप्रोच होगी, है ना। भाई आप पॉल्यूशन को पूरा रिड्यूस तो कर नहीं सकते हो, पर आप बैलेंस कर सकते हो, जितना पॉल्यूशन हो उतने पेड़ लगे, पॉल्यूशन के अल्टरनेटिव ढूंढो कि भाई तुम अभी ग्रे हाइड्रोजन यूज करो तो ग्रीन हाइड्रोजन यूज करो, बेसिक बात है ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, तो ये चीजें लिखनी है, इनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन देख लोगे तो पैराग्राफ पढ़ना आसान हो जाएगा। यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, आई होप समझ में आई होगी। अगर समझ में आई बच्चों तो एसएमवी क्लासेस की ओर से आप लोगों को अपने पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बातें बोली हैं उनको आप अप्लाई करके अपने पेपर में जितने भी नंबर आप लाने वाले थे उस पर थोड़ी बढ़ोतरी करोगे, अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करके देखोगे, ताकि आपको, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैंने अपने बोर्ड में भी लगाए हैं, आपको भी लगवा रहा हूं। कुछ गलतियां मैंने भी इसमें से करी थी, वो मैंने इसमें इंक्लूड करी है, कुछ नहीं करी थी वरना मेरे नंबर और कम हो सकते थे, ठीक है। फॉर्मेट्स में मैं रीडिंग सेक्शन को बहुत हल्के में लेके गया था। नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, सॉरी टू से मैंने पढ़ी ही नहीं थी, मुझे नहीं पता था नोट मेकिंग क्या होती है, बाद में पता पड़ा नोट मेकिंग, समरी राइटिंग क्या होती है। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं अपनी, ठीक है, तो ध्यान रखना। 10th में मेरे A2 ग्रेड थी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया, किसी का भी नहीं हो पाया, क्योंकि 3 घंटे पूरे मिले ही नहीं थे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 घंटे में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मेरे को 10 या 12 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलते तो मेरा पेपर पूरा होता, मेरे A1 ग्रेड होती, ठीक है। मैं A2 लेके आया, ठीक है, 9.2 CGPA थी टोटल, तो मुझे यहाँ पर आज भी ये चीज़ अखरती। हिंदी का पेपर मेरा टाइम पे कंप्लीट हुआ, फिर मैंने ये सबक लिया, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगर इस बात से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली और वीडियो को यहाँ तक देखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए फ्री है, हमारी बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए। एक एक चीज़ को डिटेल में लेके आना, आपकी हर प्रॉब्लम के ऊपर एक डिटेल सॉल्यूशन लेके आने में टाइम लगता है, तो कमेंट करके अगर आपने सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, और वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों की भी हेल्प करें, क्योंकि इसमें तो कोई कंपटीशन है नहीं ना यार, सबका पेपर अच्छा होगा, सब खुश रहेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, किसी और सब्जेक्ट में डाउट है, कुछ और चीज़ें पूछनी है, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करो। मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली वीडियो आ जाएगा, बट हाँ वीडियो आएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।